दोस्तों, आज भारत सरकार की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने अपने किए हुए सीरो सर्विलेंस की रिपोर्ट का कुछ हिस्सा यूट्यूब पे शेयर किया है। मैं उसी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और उससे रिलेटेड ही मेरा ये वीडियो है। मैं भी अपने दृष्टिकोण इस बारे में प्रकट करना चाह रहा हूं। जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जनरल पॉपुलेशन में कोविड की स्थिति क्या है, ये किस हद तक उसकी पहुंच है या अंदर पहुंच पेनिट्रेट कर चुका है जनरल पॉपुलेशन के अंदर, इसको जानने के लिए इन्होंने एक सीरो सर्वेलेंस किया। और ये जो 70% जो केसेस हैं, कुछ जो स्पेसिफिक सिटीज़ के अंदर मिले हैं, वहाँ से उन्होंने 500 जो केसेस का सैम्पल साइज़ लिया उन 10 सिटीज़ के अंदर। और रेस्ट में जो 60 सिटीज़ हैं उसमें से 400 ईच का सैम्पल साइज़ लेकर लगभग इन्होंने 24,000 का सैम्पल साइज़ लिया और उसके बेस पर अपनी कुछ जो एनालिसिस की है। वैसे अभी उनका पूरा डेटा नहीं आया है जिसको वो कंपाइल करके फिर फर्दर उसके कुछ वो एनालिसिस करके और फिर वो इसको पब्लिकली शेयर करेंगे। उनके जो डेटा के हिसाब से पता लगा जो उन्होंने किया है उसके अंदर इन पॉपुलेशन का उन्होंने IgG टेस्ट किया है, जो एंटीबॉडीज़ टेस्ट है, जो बताता है कि जो इन्फेक्शन है, ये कोविड का जो इन्फेक्शन, उससे रिलेटेड इन्फेक्शन जो है क्या जनरल पॉपुलेशन के अंदर फैला है या नहीं फैला है, इस बारे में जानने के लिए IgG टेस्ट किया है उन्हें। क्योंकि ये IgG जो टेस्ट है, एंटीबॉडीज़ टेस्ट है, ये बता देता है कि इवन यदि आपका इन्फेक्शन हुआ है उसके 14 डेज़ के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज़ हैं जो कोविड से रिलेटेड थे, वो लगभग और काफ़ी 1-2 महीने तक वो रहते हैं, तो उसकी प्रेजेंस से पता लग पाता है कि जनरल पॉपुलेशन में, उस पॉपुलेशन के अंदर, पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर कोविड इन्फेक्शन हुआ था या नहीं हुआ था। तो इनके डेटा के हिसाब से ये पता लगा है कि लगभग यदि आप हॉटस्पॉट की बात करें तो हॉटस्पॉट पर लगभग 1/3 पॉपुलेशन को ये कहते हैं कि वहाँ पर ये इन्फेक्शन कोविड का हो चुका था और उसमें काफ़ी लोग भी रिकवरी भी कर चुके हैं। ये इनका जैसा मानना है। जो सिटीज़ इन्होंने इसमें जो सम्मिलित की थी अपने ये सीरो सर्विस के, ये बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता, चेन्नई, सूरत, दिल्ली, पुणे, इंदौर, जयपुर और थाने, ये सिटीज़ इन्होंने इसमें इसके अंदर इसी से सैम्पल साइज़ इन्होंने ड्रा किया था, जो जहाँ 500 का जो सैम्पल साइज़ था। ये 10 सिटीज़ हो गई और 60 सिटीज़ के अंदर से उन्होंने 400 का ईच का सैम्पल साइज़ ड्रा किया था और उसके हिसाब से इनको ये पता लगा भी। और फिर बाद में इसकी एनालिसिस करने के बाद इन्होंने बताया कि इसको इन्होंने जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है US की, उसकी बात को ही जस्टिफाई किया और कहा कि ये कोविड के जो केसेस मिले हैं वहाँ पर 80% केसेस माइल्ड रहे और इसमें जो सिम्टम्स थे बिल्कुल फ्लू लाइक सिम्टम्स थे, रेगुलर कोल्ड के लिए, जिसमें लगभग काफ़ी हद तक केसेस के अंदर ट्रीटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, नो ट्रीटमेंट वॉज रिक्वायर्ड। और ये कहते हैं आउट ऑफ 6 जो एक केस था विद जो कोमॉर्बिडिटी था उसके अंदर खाली प्रॉब्लम आई और उसको ट्रीट करने में हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा और उसमें ये सब हुआ पूरा। तो ये जो बात जो कह रहे हैं, जो ICMR आज कह रहा है, ये बात प्रोफेसर BM हेगड़े जो पद्मश्री हैं, MBBS MD FRCP हैं, वो करीब 2-2.5 महीने पहले ही कह चुके थे कोरोना इज़ नॉट ये कोई बहुत मेजर इशू नहीं है, ये माइल्ड प्रॉब्लम है, रेगुलर फ्लू की तरह ही है, कोल्ड कफ की तरह है, ये कह चुके थे। और एक जो यूट्यूबर हैं जो न्यूट्रिशन पे काफ़ी लिखते रहते हैं और काफ़ी फॉलोइंग है उनकी, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने भी ये करीब 2.5-3 महीने पहले ही कहा था कि ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है। अब पता नहीं भारत सरकार ने अपने डेटा के अनुसार अब जाके इस बात को माना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी इस बात को माना है कि ये फ्लू लाइक इलनेस है। अब जो अपने ये सीरो सर्वे के आधार पर कहा है इन्होंने। अभी एक और स्टडी जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने की थी पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सौजन्य से, जिसमें जब डेटा को एनालाइज किया उसके बाद पता लगा कि उसमें उन्होंने ये पाया कि 70% केसेस, जो 70% जो इन्फेक्शंस थे, जो इंडिविजुअल्स हैं जो उनको कोरोना पॉजिटिव था, उनका डेटा ही अवेलेबल नहीं है इनके पास, ये माना है इन्होंने। और कहा है 40% लोगों को ये पता ही नहीं था कि उनको इन्फेक्शन हुआ। इस तरह के चौंकाने वाले तथ्य मिले हैं इनकी स्टडीज़ के अंदर। और रही बात यदि कोरोना की कहा जाए या वायरस की कहा जाए, वायरस आज का नहीं है, वायरस सदियों से ही
फैलता रहा है और इससे वायरल डिजीज़ होती रही हैं और ठीक भी होती रही हैं। बहुत सारी वायरल डिजीज़ अभी भी प्रेवलेंट हैं, हो रही हैं। पोलियो भी था, मिजल्स था, पोलियो काफ़ी हद तक इरेडिकेट हो चुका है, उसके केसेस अब बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। और इवन यदि प्रोफेसर BM हेगड़े की बात कहें तो उन्होंने बहुत पहले ही कहा था कि 80 से 90% केस माइल्ड या वेरी लो जो सिम्टम वाले होंगे, जिसको आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि इस तरह के केसेस हुए हैं। अब इस तरह की सिचुएशन अब हुआ क्या है इसमें, और WHO जो है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो मेंबर कंट्रीज़ को अपना डिक्टेट करता है टर्म एंड कंडीशंस, एडवाइस करता है इस डिजीज़ से कैसे लड़ें, उनकी मॉडलिटीज़ भी दिन पर दिन चेंज होती रही हैं। WHO भी अपने को मतलब चेंज करता रहा है, कभी कुछ कहता था, कभी कुछ कहा उसने, और कई बार तो लगा WHO भी यू टर्न ले रहा है। अब इसी से संबंधित एक और जानकारी थी, ये डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में, जो बड़ी हाईली पब्लिसाइज्ड मेडिसिन बन गई है, जिसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब चर्चा हो रही है। कई बार क्लिनिकल ट्रायल लोग के जाते हैं, कई लोग करते हैं उसको, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी, अमेरिकन राष्ट्रपति, उन्होंने भी कहा कि मैं भी यूज़ कर रहा हूँ और उसके बड़े अच्छे परिणाम उनको दिखाई पड़े। और जब उन्होंने भारत से डिमांड भी की थी, इम्पोर्ट की उन्होंने हाइड्रोक्लोरोक्विन, डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसके बाद से इसकी डिमांड और कंट्रीज़ में काफ़ी बढ़ गई थी। जो कोविड का जो वर्क फोर्स था, जो मेडिकल स्टाफ इसमें जो लगा हुआ था, उनको यूज़ करने के लिए शायद ऐसा हुआ है, कुछ कई कंट्रीज़ ने इसकी डिमांड की। अब इसी तरह देखें जो डायरेक्शंस निकली, जैसे FDA है, FDA जो अमेरिका का है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, अब उसने डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन को अथोराइज़ किया था फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट। स्टार्टिंग में ये किया था कि आप इमरजेंसी केसेस के अंदर आप इसको कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं, डॉक्सी हाइड्रोक्लोरोक्विन का, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसी FDA ने 24 अप्रैल को दोबारा एक अपना स्टेटमेंट दिया और उसमें कहा कि जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल जो है आपको रोक देना चाहिए, क्योंकि इसके जो सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट है इसकी कार्डियक प्रॉब्लम करता है और अदर कॉम्प्लिकेशन भी क्रिएट करता है, इसलिए इसको इमीडिएटली इसको बंद कर देना चाहिए। जबकि ये था कि US के अंदर 50 से 60 मतलब कि काफ़ी डॉक्टर्स जो हैं, काफ़ी क्लिनिशियन इसका इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, और अटेंडम फिर उनको WHO की डायरेक्शंस मिली और उसके बाद FDA ने तो कह ही दिया, उसके बाद उनको बंद करना पड़ा। इस तरह का हुआ है। और इसके बारे में अभी देखिए, इसके बारे में और ये जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये लगभग 60 से 70 सालों से यूज़ की जा रही, इवन स्वीडन के अंदर। अब उसका जो यूज़ था, उसके ट्रायल्स को भी स्टॉप कर दिया WHO ने। जो FDA का जो गाइडलाइंस आया, शायद उसको मद्देनज़र उन्होंने बाद में इसको स्टॉप किया और बताया, उसका रीज़न दिया कि नाउ इट इज़ सो टॉक्सिक एंड अनसेफ, कह के इसको रोक दिया। एक और बड़ी गंभीर घटना हुई है कि जो साइंटिफिक जर्नल्स हैं, लाइक नेचर है, लैंसेट है, पब्लिक हेल्थ क्वार्टरली होता है, सोशल साइंस एंड मेडिसिन है, जामा है, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, इस टाइप के जो जर्नल्स होते हैं ओरिजिनल आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और उनकी जो काफ़ी मतलब इनका इम्पैक्ट फैक्टर काफ़ी अच्छा होता है और लोग काफ़ी साइट करते हैं इनके जो आर्टिकल्स को, और काफ़ी गंभीरता से लिए जाते हैं इनके पब्लिकेशंस को। अब उसमें एक घटना घटी कि लैंसेट में एक पब्लिकेशन आया था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर, जिसमें जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को लेकर जो स्टडी हुई थी, उसमें जो ऑथर ये स्टडी हुई थी, मैं इसके बारे में डिटेल में बताऊं कि इसमें करीब 96,000 के पेशेंट्स के रिकॉर्ड को रेट्रोस्पेक्टिवली एनालाइज किया गया था। और बाद में जो ऑथर, जो 4 ऑथर्स थे, उन्होंने पाया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं दे पा रही है पेशेंट्स को, बल्कि उनके रिस्क ऑफ डाइंग बढ़ रहे हैं, जो उनका डेटा उस समय बता रहा था। इसको देख और प्लस अदर कॉम्प्लिकेशंस की बात की। इस बात को मद्देनजर रखते हुए ऑथर्स ने लैंसेट से रिक्वेस्ट किया कि हमारे जो आर्टिकल को अपने विड्रॉ करने की बात की, जो कि लैंसेट के इतिहास में शायद काफ़ी सिग्निफिकेंट घटना है। ऐसे शायद ही पहले कभी हुआ होगा कि लैंसेट में पब्लिश आर्टिकल को विड्रॉ करना पड़ा। अब इसका प्रॉब्लम क्या हुआ, इसी को एग्जाम्पल लेकर WHO ने जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे थे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, उसको इमीडिएटली बैन कर दिया, उनको क्लिनिकल ट्रायल्स को बैन कर दिया। इवन WHO ने पहले, और फिर फ्रांस में भी ऐसा किया था, फ्रांस में इसको यूज़ किया जा रहा था फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स, लेकिन इसको भी इन्होंने बैन किया।
इस तरह से WHO भी अपना यू टर्न बार बार लेता रहा है। अब इसका ये सोचने की बात है, एनालाइज करने की बात है, क्या ये फार्मा लोग कहते हैं फार्मा कंपनीज़ का भी कुछ इसमें रोल रहता है, मीडिया ने भी अपना कोई अनबायस्ड रोल नहीं निभाया इसके अंदर फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कोविड पेशेंट्स। तो इस तरह के लोग आरोप लगाते रहते हैं। और लेकिन हमने देखा ये जो हमारे यूट्यूबर हैं या क्लिनिशियन यदि कहें प्रोफेसर BM हेगड़े के सलाह शुरू से ही काफ़ी क्लियर रही, और उन्होंने कहा ये बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको ईजिली यू कैन मैनेज। और उन्होंने बोला टर्मरिक का रोल काफ़ी बताया इसके अंदर कि टर्मरिक का बहुत अच्छा रोल है, टर्मरिक को इस्तेमाल करना बहुत ही फ़ायदेमंद है इन सिचुएशंस के अंदर। और रही बात डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने तो इसको बोला बिल्कुल हर्बल बेस्ड होम बेस्ड ट्रीटमेंट से इसको ट्रीटमेंट करने की बात की, और उन्होंने कहा कि इसको बड़ा ईजिली आप घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। और उनका मानना है, इन सबका मानना है, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी और इवन डॉक्टर हेगड़े का, कि ये सब डर का साम्राज्य है, डर का ही प्रॉब्लम है, डर क्रिएट करके पैनिक फैला के ही इसको काफ़ी गंभीर सा बताया गया है, जबकि ऐसी कोई गंभीरता की बात नहीं है। जिसमें कोमॉर्बिडिटी नहीं है वो उन पेशेंट्स को ट्रीट करना काफ़ी आसान है। और इसी तरह से देखा गया लगातार जो सब पब्लिकेशन बार बार आ रहे हैं न्यूज़ और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, कई बार बड़ी सेंसेशनल न्यूज़ आ जाती है कोविड को लेकर, तो जो कई बार बड़ी दुखदाई भी होती है और दिग्भ्रमित भी करती है लोगों को कि कैसे कैसे क्या करा जाए इसमें। अभी CDC ने अभी 7 जून को भी एक निकाला है अपना एक उनका जो आया है स्टेटमेंट, उसमें उन्होंने कहा है कि लो रिस्क एरिया, जैसे आप अभी तक ये था कि आप यदि बाहर निकलते हैं और सरफेस को आसानी से ट्रांसमिट हो जाता है और आप बाहर जाते हैं किसी काम से तो ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि इससे लो रिस्क प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन इज़ वेरी लो सरफेस से ट्रांसमिट होने की। और आप बाहर जाते हैं यदि किसी के मतलब साथ में हैं भी आप कम ड्यूरेशन के लिए लेस देन 4 मिनट्स ऑफ 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, तो वो कहते हैं लो इन्फेक्शन की प्रोबेबिलिटी है। हाई रिस्क प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है, हाई रिस्क प्रोबेबिलिटी कहाँ होती है कोविड ज़्यादा होने की? उन्होंने कहा जैसे आप स्कूल्स में हैं, वर्किंग प्लेस के अंदर हैं, पार्टीज़ हैं, रिलीजियस फंक्शंस हैं, इसमें यदि आप अटेंड करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इन सब बातों को मद्देनजर मेरा खाली यही सुझाव है कि मतलब मानने की बात है कि आप प्रोफेसर BM हेगड़े की सलाह को माने, और डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने जो अपना बड़ा सिंपल सोल्यूशन दिया है इसका, मुझे लग रहा है इसको मानने में कोई हार्म नहीं है। वैसे कुछ यूट्यूबर्स उनके खिलाफ भी काफ़ी हैं, कई बातें अनार्गल बातें भी लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कि वो अनसाइंटिफिक बातें करते हैं, ऐसा है वैसा उनके बारे में, तो उसको शायद मुझे लग रहा है इग्नोर करते हुए और हमें अपने अल्टीमेटली वी वांट ट्रीटमेंट, वी वांट मतलब ईजिली एक्सेसिबली अफोर्डेबल ट्रीटमेंट, कि हमें ट्रीटमेंट आसानी से उपलब्ध भी हो जाए, कम खर्चे में उपलब्ध हो जाए, क्योंकि देखा है हॉस्पिटल बेड्स की बड़ी कमी दिखाई पड़ रही है कोविड नाम के पेशेंट्स के लिए। बेड्स आपको कहीं पर नहीं मिले, चाहे बॉम्बे में जाइए, दिल्ली में जाइए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ बेड हॉस्पिटल बेड। तो हमें लग रहा है यदि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें तो हमें लग रहा है ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें हॉस्पिटल जाने की। यदि इन्फेक्शन किसी को होता भी है तो वो अपने आप माइल्ड रूप में ही होगा, यदि कोमॉर्बिडिटी नहीं है उस पेशेंट को, तो आप घर बैठे ही ठीक कर सकते हैं, उसको मैनेज किया जा सकता है और जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे लग रहा है ये सलाह शायद आपको पसंद आई होगी, और ठीक लगे तो आप इसको अपना भी सकते हैं। धन्यवाद।